तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और वो है रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है विलियन की रस समीकरणमिति, स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले जो हमने वीडियो देखा उसमें हमने लिया था अभिक्रिया की रस समीकरणमिति, जिसमें हमने अभिकारकों और उत्पादों की मात्राओं का संबंध लिया था। रस समीकरणमिति एक मात्रात्मक संबंध है और अब यहाँ पर है विलियन की रस समीकरणमिति। तो इसका मतलब ये है कि विलियन में जो विलेय और विलायक है उनकी परस्पर मात्राओं का क्या संबंध है, समझ गए ना। इसी संबंध को बोला गया है विलियन की रस समीकरणमिति। बात समझ गए ना कि जो विलियन है उस विलियन में विलेय और जो विलायक हैं उनकी मात्राओं का जो संबंध है वही है विलियन की रस समीकरणमिति। इस संबंध को अलग अलग इकाइयों से व्यक्त किया जाता है, यही विलियन की रस समीकरणमिति में हमें डिस्कस करना है। तो जो रस समीकरणमिति की जो इकाइयां हैं और उनके संबंध, उनसे संबंधित न्यूमेरिकल संख्यात्मक क्वेश्चन, उनको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो इनमें से पहली इकाई है रस समीकरणमिति की इकाइयों को डिस्कस करेंगे। तो पहली है द्रव्यमान प्रतिशत, W/W% या वेट परसेंटेज, भार प्रतिशत। तो देखो बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत शब्द से ही पता चल रहा है कि द्रव्यमान, जो विलियन का कुल द्रव्यमान है, उसको 100 भागों में बांटा जाए तो उन 100 भागों के सापेक्ष, विलियन के कुल 100 भागों के सापेक्ष विलेय के द्रव्यमान अनुसार भागों की संख्या। समझ गए ना कि यही परिभाषा लिखी है कि द्रव्यमान अनुसार विलियन के 100 भाग के सापेक्ष विलेय के द्रव्यमान अनुसार भागों की संख्या ही क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। बात क्लियर है कि विलियन का जो द्रव्यमान है उसे 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो इन 100 भागों के सापेक्ष जो विलेय के द्रव्यमान के भागों की संख्या है वही है द्रव्यमान प्रतिशत। इसका फॉर्मूला लगाओगे जब आप निकालने के लिए तो ये होगा विलेय का द्रव्यमान। ये जो प्रतिशत निकलेगा, एक्चुअली ये किसका प्रतिशत निकलेगा बच्चों, विलेय का, कि विलियन में विलेय का प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान W1 अपॉन विलेय का द्रव्यमान W1 प्लस विलायक का द्रव्यमान W2। ये दोनों हम लेंगे, ओके, और इनटू क्या करते हैं 100 कि इतने विलियन के सापेक्ष इतना विलेय है द्रव्यमान अनुसार, तो 100 ग्राम विलियन में कितना होगा। सीधा सा है, द्रव्यमान अनुसार 100 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा ही उसका क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे ये क्वेश्चन से समझे, 10 ग्राम यूरिया, मतलब एक यहाँ तो मैं और लिख दूं W% इक्वल टू W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू क्या कर दिया 100। तो यहाँ लिखा है 10 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला जाए तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो हम ये है कि यूरिया का द्रव्यमान, ठीक है, प्रतिशत क्या होगा। तो देखो यहाँ W1 तो आप रखोगे 10 और W2 रखोगे 100। बात समझ गए ना कि ब्लैक की मात्रा जो है वो है 10 ग्राम और विलायक की मात्रा है 100 ग्राम। तो कुल विलियन हो जाएगा 10 प्लस 100 मीन्स 110 ग्राम का विलियन है, उसमें 10 ग्राम यूरिया है, तो कुल मिला के ये आ गया प्रतिशत 9.09%। ये किसका परसेंट आ गया बच्चों, यूरिया का। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें जल का कितना परसेंट है तो बस 100 में से 9.09 हटा दोगे तो जल का प्रतिशत भी निकल आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सुक्रोज विलियन द्रव्यमान अनुसार 25% है, जली विलियन है, तो 2 किलोग्राम विलियन में घुले सुक्रोज की मात्रा क्या होगी। तो देखो विलियन सुक्रोज का द्रव्यमान अनुसार 25% है। देखो दो प्रकार का रिलेशन ले सकते हैं, या तो हम मात्राएं ग्राम ग्राम की मात्राओं का रिलेशन लें या किलोग्राम में। मतलब अगर हम यहाँ पर 25% ये रख रहे हैं और हम सुक्रोज का द्रव्यमान 2 किलोग्राम से ग्राम में ले लें तो 2 इंटू 10 का पावर 3, तो यहाँ पर W1 जो आएगा वो किस में आ जाएगा, ग्राम में। तो यहाँ ध्यान से देखें कि W1 तो हमें कैलकुलेट करना है और W1 प्लस
W2 जो है वो 2 किलोग्राम, मतलब 2 इंटू 10⁻³ ग्राम ये दे रखा है, तो W1 ग्राम में ही आएगा। तो इस तरह से W1 कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 2 25 इंटू 10⁻³ मीन्स 500 ग्राम। तो इस तरह से ये है जो सुक्रोज घुला हुआ है, कि सुक्रोज जो है, सुक्रोज घुली हुई, वो तो है 500 ग्राम। तो ये जो है ये किसकी मात्रा आ गई, जल की मात्रा, कि उसमें जल की मात्रा होगी 1500 ग्राम, बाकी 500 ग्राम सुक्रोज है। तो कुल मिला के अगर 2000 भाग को 4 भागों में बांट दो तो एक भाग 500 ग्राम का आएगा, जो कि 25% होगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान अनुसार 1 किलोग्राम 10% NaOH विलयन है, तथा एक दूसरा विलयन है 2 किलोग्राम 20% NaOH। दोनों को मिलाया गया तो प्राप्त मिश्रण में NaOH का प्रतिशत क्या होगा। 1 किलोग्राम NaOH का विलयन है 10% और 2 किलोग्राम NaOH का विलयन है 20%। दोनों को मिला दिया गया है तो मिश्रण में NaOH का प्रतिशत क्या होगा। तो हम लिखेंगे NaOH का प्रतिशत बराबर दोनों विलयनों में NaOH की मात्रा बटे दोनों विलयनों की मात्रा गुणा 100। तो दोनों विलयनों की मात्रा तो सीधा सीधा है कि 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम जोड़ दोगे, ये आपको पता है। अब दोनों विलयनों में NaOH की मात्रा निकाल लेनी है। तो विलयन पहले में अगर NaOH की मात्रा निकालोगे तो हमें 1 किलोग्राम का 10% निकाल लेना है, जो 100 ग्राम आ रहा है। ठीक है, ये लिखा ना 1 किलोग्राम में 10% NaOH है, तो पहले विलयन में 1 किलोग्राम में NaOH का 10% निकाला, वो हो गया 100 ग्राम। ऐसे दूसरे विलयन में NaOH की मात्रा निकालेंगे, 2 किलोग्राम विलयन है उसका 20%, तो आ गया 400 ग्राम। तो NaOH का कुल मात्रा हो गई, मतलब ये जो दोनों मात्राएं हैं ये हो जाएंगी NaOH की कुल मात्रा, जो कि मिश्रण में है, मिश्रण में निकला है ना। तो ये हो गई आपके पास 500 ग्राम बस। तो 500 ग्राम बटा में हो जाएगा 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम को ग्राम में ले लिया मैंने, और इंटू 100, तो ये आ गया 16.6% मिक्सचर में NaOH। तो ये था हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखो एक और, तो ये था जब केवल विलयन में विलेय और विलायक द्रव्यमान के अनुसार दिए गए हो। अब दूसरा जो है इकाई वो है वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। ये क्या है बच्चों, इसको हम बोलते हैं आयतन प्रतिशत। ठीक है, आयतन प्रतिशत। तो देखो जब विलेय और विलायक दोनों ही द्रव्य हो, ठीक है, द्रव हो, सॉरी, विलेय और विलायक दोनों ही क्या हो, द्रव हो, तब इस यूनिट का यूज किया जाता है। और इसमें बस बिल्कुल वही है जैसे द्रव्यमान अनुसार लिया था 100 भाग, तो यहां पर विलयन के आयतन अनुसार, ठीक है, विलयन के आयतन अनुसार 100 भाग किए जाएं तो उसमें विलेय के भागों की संख्या आयतन अनुसार ही लेना है। विलेय के, ठीक है, आयतन अनुसार भागों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत बराबर हो गया विलेय की मात्रा, मात्रा नहीं बल्कि यहाँ पर आयतन आएगा, विलेय का आयतन। क्या लेंगे हम, विलेय का आयतन गुणा 100 बटे विलयन का आयतन। तो विलेय का आयतन हो गया V1, विलयन का कुल आयतन, मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया V1 और विलयन का आयतन V1 प्लस क्या कर दोगे आप, V2। यहाँ पर V2 क्या है, V2 हो गया विलायक का आयतन, ठीक है। दोनों को सेम यूनिट में लेना है, ऊपर और नीचे। तो इस तरह से विलयन का आयतन में, तो मतलब विलेय का प्रतिशत, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणा 100। अब जैसे ये लिखा 10 ml अल्कोहल को जल में मिलाकर 1 लीटर विलयन बनाया गया, तो अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो 10 ml कुल अल्कोहल है और पूरे विलयन में जल मिलाकर 1 लीटर कर दिया गया है। तो हम पूरे विलयन का आयतन 1 लीटर मीन्स 1000 ml ले लें, तो 10 ml अपॉन में 1000 ml गुणा 100, तो ये होगा आपका 1%। 1000 ml में, विलयन में अगर 10 ml अल्कोहल है तो उसका प्रतिशत 1% ही होगा। जहां तक बात क्लियर है। फिर आता है वेट वॉल्यूम परसेंटेज।
तो देखो बच्चों, वेट वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है कि इसमें जो विलेय पदार्थ होगा वो तो द्रव्यमान की इकाई में होगा और जो विलयन होगा वो आयतन की इकाई में होगा। तो जब कोई भी ठोस जल में घोला जाए, ठीक है, तो विलेय को हम द्रव्यमान के फॉर्म में लेंगे और विलयन को ml में। तो आयतन अनुसार विलयन के 100 भाग में विलेय की मात्रा, द्रव्यमान अनुसार विलेय की मात्रा मतलब द्रव्यमान अनुसार, तो इसी को बोला गया है वेट वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन अनुसार विलयन के 100 भागों में विलेय की मात्रा द्रव्यमान अनुसार वेट वॉल्यूम कहलाता है। तो वेट वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू विलेय की मात्रा बटा विलयन का आयतन गुणा 100। बात समझ गए ना, विलेय की मात्रा कितनी है बटा विलयन का आयतन कितना है गुणा 100। जैसे 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर जली विलयन में घोला गया है, तो ग्लूकोज का वेट वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? तो 18 ग्राम ग्लूकोज हो गया, पूरे विलयन का आयतन हो गया 1000 ml गुणा 100, तो ये आ गया 1.8%, और इसकी जो यूनिट होगी वो ग्राम पर ml में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये तो था वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम। अब आता है एक होती है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम इकाई। तो देखो बच्चों, जो पीपीएम इकाई है ये तब यूज की जाती है, मतलब बिलियन, बिलियन अति तनु, क्या हो, अति तनु होते हैं, तो इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। समझिए ना कि जब बिलियन बहुत ही ज्यादा तनु होते हैं तब हम इस इकाई का प्रयोग करते हैं। और ये है ppm इक्वल टू W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 10 टू द पावर 3। जब आपको ये द्रव्यमान अनुसार यूज करना है, और ये तब यूज होगा जब आप आयतन अनुसार यूज करें। मतलब है कि जब बिलियन में विलेय और विलायक दोनों वजन द्रव्यमान में दे रखे हैं और ppm यूनिट निकालनी है तो ये वाला यूज करोगे। विलेय और विलायक लिक्विड स्टेट में है, आयतन दे रखे हैं और ppm निकालना है तो इससे निकालोगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है कि 2.3 मिलीग्राम ऑक्सीजन 1 लीटर जली विलयन में घुलित है, तो विलयन का ppm सांद्रण क्या होगा, मीन्स ऑक्सीजन का ppm सांद्रण क्या होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत में 100 का गुणा हो रहा है और इसमें 10 टू द पावर 6 का 1 मिलियन भाग में कितना, मतलब इसमें है कि मिलियन के अति तनु हो तब इस का प्रयोग किया जा रहा था। और आप देख रहे हैं कि 1 मिलियन भाग में विलेय के भागों की संख्या निकाली गई, मतलब पूरे विलयन को 1 मिलियन 10 लाख भाग में बांटा जाए तो उसमें कितने भाग विलेय के हैं, वो है ppm। तो 2.3 मिलीग्राम ऑक्सीजन 1 लीटर जली विलयन में घुलित है, तो ppm सांद्रण क्या होगा। घनत्व दे रखा है विलयन का 1 ग्राम पर ml। तो देखो W1 चूंकि 2.3 मिलीग्राम है, हम इसे ग्राम में ले लेंगे। यहाँ पे बता दूं 1 मिलीग्राम 10 टू द पावर -3 ग्राम के बराबर होगा। तो मैंने जो ऑक्सीजन W1 है उसको ग्राम में ले लिया, विलयन को भी हम ग्राम में ले लें। 1 लीटर है तो 1 लीटर, यहाँ पर चूंकि द्रव्यमान हमें निकालना है, मतलब ये है वेट जो विलयन है उसका लेंगे, तो जो आयतन है गुणा किससे करेंगे, घनत्व। तो आयतन 1000 ml है, घनत्व 1, तो ये आ गया 1000 ग्राम। तो W1 और W2 का जो सम है वो है 1000 ग्राम। तो ppm सांद्रण जब निकालेंगे तो 2.3 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये आ गया 2.3 ppm। बात क्लियर है अच्छी तरह से कि इस तरह से आपने सांद्रण निकाल लिया 2.3 ppm की पार्ट्स। 1 बिलियन पार्ट अगर हम बिलियन को बांटें तो उसमें 2.3 पार्ट ही किसके हैं, ऑक्सीजन। ठीक इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि वायु में CO का सांद्रण द्रव्यमान अनुसार 20 ppm है तथा वायु का घनत्व है 1.28 ग्राम पर ml, तो 1 लीटर वायु में CO का सांद्रण क्या होगा। तो देखो ppm सांद्रण दे रखा है 20, मीन्स द्रव्यमान अनुसार। तो ध्यान रखें कि जब द्रव्यमान अनुसार दे रखा हो तो हमें हर एक
चाहे CO हो चाहे बिलियन हो, उनकी मात्रा को ग्राम में लेंगे। तो हम CO की मात्रा बटा वायु की मात्रा गुणा 10⁶। तो वायु का द्रव्यमान जो मात्रा आपने निकाली ये है वायु की, वो हो गई 1 लीटर वायु मीन्स 1000 ml गुणा घनत्व 1.28, तो हो गई 1280 ग्राम। तो हमें वायु का द्रव्यमान दे दिया इसने। ppm हम द्रव्यमान अनुसार ले रहे हैं, तो जो x निकलेगा, ठीक है, वो भी द्रव्यमान से ही निकलेगा, द्रव्यमान की इकाई में। तो ppm इक्वल टू 20 CO की मात्रा बटा वायु की मात्रा गुणा 10⁶। तो इस तरह से x की मात्रा आ गई 0.0256 ग्राम, जो कि कितने में है 1 लीटर वायु। तो इस तरह से हम ppm से मात्रा से। फिर अगली जो इकाई है वो है मोलरता, मोलरिटी। बहुत यूज होने वाली इकाई है। आप देखोगे, आप बिलियन एक चैप्टर आता है, ठीक इसी तरह से साम में एक चैप्टर आता है, तो इन सब में जो है हमें इस इकाई की जरूरत होगी। तो मोलरता एक्चुअली होता क्या है, देखो मोलरता मतलब है 1 लीटर बिलियन में घुलित ब्लैक के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बात समझ गए ना, कि 1 लीटर बिलियन लिया गया है, तो उसमें जो ब्लैक के मोल घुले हैं, ब्लैक के मोलों की संख्या, उसको ही क्या बोला गया बच्चों, मोलरता। इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। तो मोलरता बराबर होता है ब्लैक के मोल बटा बिलियन का आयतन लीटर में। समझ गया ना, आपको ब्लैक के मोल बता दिए जाएंगे। ब्लैक के मोल डायरेक्ट तो नहीं दे रखे होंगे, आप पहले निकालोगे। तो ब्लैक के जब मोल निकालते हैं तो बराबर होता है ब्लैक की मात्रा जो आपको दी जाएगी बटा ब्लैक का अणुभार। ठीक है, तो अणुभार आपको अणु बता दिया जाएगा, उससे बाहर निकाल लेना है। तो ब्लैक के मोल, या फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा रिलेशन है ब्लैक के मोल गुणा 1000 बटा बिलियन का ml में आयतन। अगर लीटर में ना दे रखा हो ml में, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। या फिर हमें द्रव्यमान प्रतिशत पता हो बिलियन का, घनत्व पता हो, यहाँ पर जो भी है, ठीक है बच्चों, ये है बिलियन का घनत्व जो कि ग्राम पर ml में होना चाहिए, इंटू 10 बिलियन का अणुभार। और अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशत है तब ये, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है तो घनत्व की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत गुणा 10 बटा बिलियन का अणुभार। या फिर हमें बिलियन की सामर्थ्यता, स्ट्रेंथ पता हो, शक्ति मतलब स्ट्रेंथ, तो बिलियन की शक्ति जो कि स्ट्रेंथ है, सांद्रता, वो ग्राम पर लीटर में दे रखी है। तो 1 लीटर में घुलित विलय की मात्रा बटा अणुभार कर दो विलय का, तो आप इससे भी मोलरता निकाल सकते हो। अगर कहीं तनुता की जा रही है, तनुता मतलब बिलियन में पानी मिलाया जा रहा है, तो ध्यान रखें ब्लैक के मोल नहीं बदलते, केवल m1 v1 जो है मोल को व्यक्त करता है। तो इस तरह से जितना m1 v1 होगा वही m2 v2 आएगा। तो अगर आप बिलियन का आयतन 1 लीटर से 2 लीटर कर दोगे तो मोलरता आधी हो जाएगी, ताकि इनका गुणनफल स्थिर रहे। ध्यान रखें बिलियन को कितना भी तनु कर दें, विलय के मोलों की संख्या नहीं बदलती। mv विलय के मोल है, इसलिए m1 v1 इक्वल टू क्या लगेगा, m2 v2। v2 इक्वल टू होगा v1 प्लस जल की मिलाई गई मात्रा तनुकरण, जल की मिलाई गई मात्रा किसके लिए, तनुकरण के लिए। तो तनुकरण के लिए आपने कितनी मात्रा मिलाई है वो ले। मिश्रण की, अब अगर मान लो अगला एक और रिलेशन है, अगर हमें किसी बिलियन में मिश्रण की मोलरता निकालनी हो तो मिश्रण में निकालना है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। जितने हैं सब विलय के मोलों को जोड़ के कुल आयतन से विभाजित कर दो तो मिश्रण की निकलाती है मोलरता। अगर कहीं स्टोइकियोमेट्री की जरूरत पड़ गई रिएक्शन में तो वही है m और v क्या कहलाते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है mv ये है घटक के मोल, ठीक है, और घटक के मोल को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, इक्विवेलेंट, जहाँ m क्या है यहाँ पर मोलरता, ठीक है, और v है आयतन जो कि लीटर में लेना है। तो मोल हो गए, मोल को आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो मोलरता के बेस पर भी स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन की निकाली जा सकती है। जैसे यहाँ लिखा है 0.5 मोलर HCl के 250 ml बिलियन में घुलित HCl की मात्रा ज्ञात करें, तो मोल इक्वल टू m इंटू v अपॉन 1000। तो ये हो गया 0.5 इंटू 250। ध्यान रखें मोल निकालने का यह फॉर्मूला है, जब आयतन को ml में लिया गया है तब, और लीटर में होता तो 1000 नहीं आएगा।
तो m इंटू वी ml में अपॉन 1000 तो 0.5 मोलर, 250 अपॉन 1000 तो 0.125 मोल। द्रव्यमान में बदल लो, मोल गुणा अणु भार, तो ये आ गया HCl का 4.525 ग्राम, जो कि 250 ml 0.1 मोलर HCl विलयन बनाने के लिए आवश्यक होगा। फिर है 1.26 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, 250 ml विलयन में घुलित है, तो मूलरता क्या होगी? तो सीधा है 126 ग्राम ब्लैक की मात्रा दे रखी है। यहाँ जो ऑक्सैलिक एसिड है ब्ले है, ऑक्सैलिक अम्ल जो है ब्ले है, और इसका अणुभार जो है हाइड्रेटेड स्टेट में 126 ग्राम होता है। तो ब्लैक की मात्रा 1.26 अपॉन अणुभार गुणा 1000 बटा बिलियन का ml में आयतन, तो आगे 0.04 मोलर। ठीक इसी तरह से लिखा H2SO4 का 9.8% द्रव्यमान अनुसार विलयन है और घनत्व 1.84 ग्राम पर ml, तो मूलरता क्या होगी? तो यहाँ पर देखें, जैसे ही क्वेश्चन में द्रव्यमान अनुसार मिल जाए तुरंत फॉर्मूला लगा दें, द्रव्यमान प्रतिशत गुणा घनत्व गुणा 10 बटा अणुभार, बस ये फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, तो ये आगे 1.84 W। ठीक है, तो ये हो गया द्रव्यमान अनुसार 9.8, घनत्व दे ही रखा है और उसका 10 अपॉन MW, तो ये आ गया 1.84 मोल पर लीटर। ऐसे क्वेश्चन है 0.1 मोलर H2SO4 के 500 ml, 0.2 मोलर, ठीक है, HCl के 500 ml को मिलाया गया तो मिश्रण की मूलरता क्या होगी? तो ये फॉर्मूला लगा दो, 0.1 इंटू 500 प्लस 0.2 इंटू 500 अपॉन 1000, तो ये आ गया 0.15 मोलर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहां पर आपको मूलरता निकालनी होती है। ठीक है, फिर आते हैं मूललता। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मूललता, मोलैलिटी। तो मूललता स्मॉल m सिंबल है इसका, और वो है मूलरता कैपिटल M। तो देखो, मूललता का मतलब है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या। देखो दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है मूलरता और मूललता में? मूलरता में है 1 लीटर बिलियन में घुलित विलय के मूलों की संख्या। तो विलय के मूल तो दोनों में शब्द आ रहा है, वहां पर 1 लीटर बिलियन है, तो यहाँ 1 किलोग्राम विलायक है। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को बोलते हैं मूललता। यूनिट होगी मोल पर किलोग्राम। मूललता का फॉर्मूला है विलय के मोल बटा विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, या विलय के मोल गुणा 1000 बटा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। और अगर आपको मूललता और मूलरता में संबंध है, या सॉरी प्रतिशत, ये वाला जो है इसका ये है द्रव्यमान, मैं यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, मीन्स W अपॉन W परसेंटेज, तथा मूललता में संबंध। ठीक है, तो ये संबंध है मूललता बराबर द्रव्यमान प्रतिशत गुणा 1000, मतलब विलय की मात्रा गुणा 1000 बटा 1000 माइनस द्रव्यमान प्रतिशत। पूरे बिलियन का वजन 100 ग्राम है, उसमें से विलय की मात्रा घटा दोगे तो हुआ 1, ये जो 100 इंटू ये वेट परसेंटेज, ये निकला आएगी विलायक की मात्रा। ठीक है, और विलय का अणुभार, तो विलय की मात्रा बटा अणुभार, मतलब विलय के मोल गुणा 1000 बटे विलायक की मात्रा, तो मूललता। तो इस तरह का रिलेशन होगा। एक रिलेशन है मोलारिटी और मोलालिटी का। तो मोलालिटी इक्वल टू है मोलारिटी इंटू 10 का पावर 3 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एमडब्ल्यू। एमडब्ल्यू है विलय का अणुभार, डी है घनत्व, एम है मोलरता और स्मॉल एम है मोललता। तो अगर हमें मोललता पता है और विलयन का घनत्व, तो मोलरता पता है और विलयन का घनत्व, तो मोललता निकाल सकते हैं, और मोललता पता है तो मोलरता निकाल सकते हैं। जैसे 40 ग्राम NaOH 1 लीटर विलयन में घुला है और घनत्व है 1.34 ग्राम पर ml, तो मोलरता और मोललता क्या होगी? तो सबसे पहले आप निकाल लो मोलरता। 40 ग्राम NaOH है, तो 40 बटा 40 मतलब विलय के NaOH के मोल गुणा 1000 बटा ml में 1 लीटर बिलियन का ml में आयतन 1000, तो ये 1 मोल पर लीटर। फिर संबंध लगा दिया, m इक्वल टू
मोलारिटी इंटू 10⁻³ अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरता गुणा विलेय का अणुभार। तो ये हो गया मोलारिता जो है 1 आई है और 10⁻³ 1000 गुणा घनत्व 1.34 माइनस 1 इंटू 4। तो कुल मिला के हमारे पास मोललता निकली 1.006 मोल पर किलोग्राम। तो इस तरह से आपने मोललता निकाली। यूरिया विलयन 15% द्रव्यमान अनुसार है तो विलयन की मोललता क्या हो? तो देखो द्रव्यमान प्रतिशत W/W इंटू 10⁻³ अपॉन 100 माइनस वेट परसेंटेज इंटू 60 मतलब यूरिया का अनुभार। तो ये सारी वैल्यू आपने रख दी तो ये आ गया 2.94 मोल पर किलोग्राम। तो ये है मोललता। फिर बचता है मोल प्रभाज। ये बहुत इजी है मोल प्रभाज। मोलों का अनुपात मतलब घटक के मोल और विलयन के समस्त घटकों के मोलों का अनुपात। ये एक विलयन है तो उस विलयन में किसी एक घटक के मोल ले लें और विलयन में जितने घटक हैं समस्त घटकों के मोलों का अनुपात ही क्या है? मोल प्रभाज। तो विलयन के घटक ए है, मान लो कोई विलयन में 2 घटक है, हम ये मान लें कि विलयन में 2 घटक ए तथा बी है। तो विलयन के घटक ए के मोल मान लो Na है और बी के मोल है Nb। तो यहां पर जो ये आया ये आ जाएगा, हम ये कहेंगे कि ये जो हमें मिलेगा घटक ए का मोल प्रभाज, ठीक है, Xb तो हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। ऐसे यहां पर ये हो जाएगा घटक बी का मोल प्रभाज, ठीक है। तो ये हो जाएगा Xb तो Nb अपॉन Na प्लस Nb। और ये बता दूं कि दोनों के मोल प्रभाज का जो अनुपात है Xa अपॉन Xb इक्वल टू होता है Na अपॉन Nb। जिसके जितने ज्यादा मोल उसका उतना ज्यादा मोल प्रभाज। जैसे ये क्वेश्चन 18 ग्राम ग्लूकोज और 180 ग्राम जल मिलाया गया तो प्रत्येक का मोल प्रभाज क्या होगा? तो पहले ग्लूकोज के आपने मोल निकाल लिया 18/180 तो हो गया 0.1 H2O के 180 अपॉन 18 तो 10 मोल। अब ग्लूकोज का अगर हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो ग्लूकोज के मोल 0.1 अपॉन टोटल मोल जल के मोल प्लस ग्लूकोज के मोल, तो ये आ गया 0.009। या तो 1 में से ये बता दूं और एक चीज कि यहाँ Xa प्लस Xb इक्वल टू 1 समस्त घटकों के मोल प्रभाज का सम 1 होता है। तो या तो 1 में से 0.009 माइनस कर दो या डायरेक्ट निकाल लो 10 अपॉन 10.1 से, ठीक है। तो इस तरह से मोल प्रभाज निकलता है। फिर आती है मोललता एवं विलय के मोल प्रभाज का संबंध। तो ध्यान रखें ये संबंध है, डायरेक्ट बता दूं X विलय का मोल प्रभाज, ये क्या है? विलय का मूल प्रभाज, ठीक है, बराबर मोललता अपॉन में मोललता प्लस 1000 अपॉन ms है विलायक का अणुभार न कि विलय का। ध्यान रखें यहाँ विलय का मोल प्रभाज मतलब विलय की मोललता ही विलय के मोल हो गए बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। मतलब ये जो पार्ट है इतना ये किसका है? विलायक के मोल के बराबर। अगर जली विलयन है तो ये जो है विलायक, ठीक है, ये क्या होगा? जल का अणुभार। तो 1000 में 18 से भागित करेंगे 55.5, फिर फॉर्मूला लगा देंगे Xb अपॉन Xa इक्वल टू, ठीक है। तो एक तो इससे निकाल सकते हैं और एक सिंपल रिलेशन से ही बता दूं अदर अन्य संबंध में Xb अपॉन Xa अपॉन इक्वल टू Nb अपॉन Na। यहां पर मैं यहां मान लू Xb है विलय के का मोल प्रभाज, ठीक है। तो Xa जो है वो होगा विलायक का मोल प्रभाज, Nb हो गए विलय के मोल और Na जो है वो है विलायक के मोल। तो इस तरह का एक रिलेशन लिया और Xb इक्वल टू 1 अपॉन Xb इक्वल टू Nb अपॉन Na, क्योंकि X इक्वल टू 1 माइनस Xb लिख सकते हैं। तो Xb 1 अपॉन Xb, तो हम इसको मोल को अणुभार में मतलब मोलों का अनुपात ले लें मतलब मात्रा बटा अणुभार, तो Wb अपॉन Mb ये तो हो गया Nb इक्वल टू मतलब Nb इक्वल टू हो गया Wb बटा
एम बी, और एन ए इक्वल टू हो गया डब्ल्यू ए अपॉन एन ए। ये फॉर्मूला लगा दिया, 1000 का गुणा यहाँ कर दें और 1000 का गुणा यहाँ कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इतना जो पार्ट है ये वाला, आप देख रहे हैं ये किसके इक्वल हो गया, मूललता की। ठीक है, कि यहाँ पर मैंने स्मॉल m यूज कर दिया, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू, ब्लैक के मोल गुणा 1000 बटा विलायक का द्रव्यमान, तो ये हो गई मूललता, और एम ए है विलायक का अणुभार। तो इस तरह से मूललता का संबंध विलय के मूल प्रभाव से ऐसे भी निकाला जा सकता है, जो उसी से बना है, इसी से बना है ये फॉर्मूला। तो यहां तक बात समझ गए। अब एक क्वेश्चन है, 3 मोलल NaOH के विलयन में विलायक का मोल प्रभाव क्या होगा। तो NaOH का मोल प्रभाव इक्वल टू मूललता बटा मूललता प्लस 55.5। तो इस तरह से पहले विलय का मोल प्रभाव आ गया, ये किसका आ जाएगा, विलय का मोल प्रभाव। ठीक है, तो ये मोल प्रभाव आ गया। अब बस जल का निकालना है, तो NaOH का माइनस कर दो 1 माइनस, तो आपको HCl का विलयन में मोल प्रभाव आ गया। ठीक, एक और है, NaOH के द्रव्यमान अनुसार 30% विलयन की मूललता क्या हो। तो मूललता वही 30% वाला सूत्र लगा दिया, NaOH की 30 बटा अणुभार गुणा 1000 बटा द्रव्यमान प्रतिशत माइनस 100 माइनस द्रव्यमान प्रतिशत, तो ये आगे 10.71। और लास्ट बचता है नॉर्मलता। नॉर्मलता और मोलरता लगभग एक सी है, बस अंतर इतना है कि वहां मोल 1 लीटर विलयन में घुले होते हैं और यहाँ पर 1 लीटर में घुलित विलय के तुल्यांक आएंगे। क्या लेंगे हम यहाँ पर, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर विलयन में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता बोलते हैं। देखो, ग्राम तुल्यांक और मोल में अंतर क्या है, तो ध्यान रखें, तुल्यांक निकालना है ना, तो तुल्यांक बराबर मात्रा, ठीक है, बटा तुल्यांक की भार। एक तो ये है, या तुल्यांक बराबर एक और होता है, तुल्यांक बराबर मोल गुणा एन फैक्टर। अम्ल के लिए एन फैक्टर जो है H प्लस, ये किस में हो जाएगा, अम्ल में, और एन फैक्टर होगा OH के बराबर, ये किस में होगा, क्षार में। ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पर। तो फॉर्मूला होगा विलय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन। ध्यान रखें, जहां मूलरता में मोल आते हैं वहां तुल्यांक याद कर लेना है। तो विलय के ग्राम तुल्यांक बटा, ये ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला बताया मैंने, ठीक है। यहाँ पर कैसे निकालोगे, तो ये है ग्राम तुल्यांक, है ना। तो ये है विलय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन, अगर लीटर में ले रहे हैं तो ये होगा, या फिर अगर आप विलयन का आयतन ml में लोगे तो विलय के ग्राम तुल्यांक गुणा 1000 बटा विलयन का ml में आयतन। द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, तो द्रव्यमान प्रतिशत गुणा घनत्व ग्राम पर ml में गुणा 10 बटा विलय का तुल्यांक की भार, या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत गुणा 10 बटा विलय का तुल्यांक की भार। तो इससे आप निकाल सकते हैं नॉर्मलता। अगर आपको नॉर्मलता से मूलरता या मूलरता से नॉर्मलता में बदलना है, तो नॉर्मलता इक्वल टू मूलरता गुणा एन कारक। अम्ल है तो एन कारक H प्लस के बराबर होगा, क्षार है तो OH के बराबर होगा, लवण है तो धनायन या ऋणायन का कुल आवेश ले लें। इस तरह से अगर आपको मिश्रण में नॉर्मलता निकालनी है तो N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तनुता में निकालना है तो N1V1 इक्वल टू N2V2। एसिड बेस मिक्सचर में निकालना है, ठीक है, तो आप पहले अम्ल के तुल्यांक, तो यहाँ पर ये ले लें अम्ल के तुल्यांक, और ये क्या है बच्चों, क्षार के तुल्यांक। तो पहले अम्ल और क्षार के तुल्यांक अलग अलग निकाल लो, फिर मिक्सचर में NaBa माइनस NbBb अपॉन BaBb, ये तब लगाओगे जब अम्ल के तुल्यांक ज्यादा हो और विलयन अम्लीय होगा। कैसा होगा, विलयन अम्लीय। और अगर क्षार ये है, ये वाली स्थिति तब लगेगी जब NbBb ग्रेटर देन NaBa हो जाए, तब क्षारी विलयन हो जाएगा। अगर कोई रिएक्शन है तो हम जानते हैं उनके तुल्यांकों की संख्या सब घटकों की बराबर होगी। Nv यहाँ पर तुल्यांक है, जहाँ V जो है यहाँ पर V आप आयतन है लीटर,
तो इस तरह से समस्त घटकों के तुल्यांक बराबर होते हैं। एन बी मिली तुल्यांक होगा। अगर ये ml में लोगे तो W अपॉन ई इक्वल टू एन बी अपॉन 1000, मतलब W अपॉन ई तुल्यांक है तो एन बी अपॉन 1000 भी तुल्यांक है अगर ये ml में लिया गया है। और W अपॉन ई ए इक्वल टू एन बी, ये तब होगा ए जब यहाँ पर ये आयतन जो है, ठीक है, ये किसमें होना चाहिए, लीटर। तब जैसे 25.3 ग्राम Na2CO3 को जल में घोला गया, 250 ml बिलियन बनाया गया, तो Na प्लस और CO3 आयनों की मोलर और नॉर्मल सांद्रता क्या होगी। पहले आप मोलरता निकाल लो, ठीक है। किसकी मोलरता निकलाई आपने, ये जो निकली है ये है Na2CO3 की मोलरता, ठीक है। तो आपने इसकी मोलरता निकाल ली, ये है 0.955, मतलब 25.3 Na2CO3 की मात्रा बटा अणुभार गुणा 1000 बटा 250, तो ये आ गई 0.955 Na2CO3 की मोलरता। फिर Na2CO3 ब्रेक होता है 2Na प्लस और CO3 2 माइनस। तो हम जानते हैं कि अगर Na2CO3 का 0.955 मोल है तो Na के डबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक मोल Na2CO3 से 2 मोल Na बन रहा है और CO3 का हो जाएगा 0.955। तो Na प्लस की मोलरता हो गई 1.91 मोलर और CO3 की हो गई 0.955 मोलर। Na प्लस की नॉर्मलता निकालनी है तो मोलरता गुणा n फैक्टर, तो मोलारिटी होगी 1.910 और फॉर्मेलिटी है 1, सॉरी n फैक्टर हो गया 1 क्योंकि एक ही प्लस चार्ज है। CO3 की निकाली तो उसकी मोलरता है 0.955 और n फैक्टर है 2, तो ये आ गया 1.910। इस तरह आयनों में आवेश कुछ भी हो, ध्यान रखें उनकी नॉर्मलता समान आएगी, ये ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन है कि 100 ml 0.1 नॉर्मल HCl और 100 ml 0.05 नॉर्मल LUH मिलाए गए तो मिश्रण की प्रकृति और नॉर्मल तत्व हो गया। NaBA कितना हो गया, 100 इंटू 0.1 हो गया 10। NBBB हो गया 5, चूंकि NaBA ग्रेटर देन NBBB तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। मिक्सचर में NaBA माइनस NBBB इनको, तो ये हो गया 5/200 1/40, मिक्सचर किया 0.025 नॉर्मल। तो ये मैंने आपको बिलियन की समीकरणमिति बता दी, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी खुद ही करने हैं आपको। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, ताप निर्भर, ठीक है, इकाइयां। तो पहली होती है बिलियन से संबंधित, नहीं, पहला होगा आयतन से संबंधित इकाइयां। तो ये हो सकती है नॉर्मलिटी, मोलारिटी, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, V अपॉन V1 V प्लस V2 इंटू 10⁻⁶, इस तरह। जहां पर आयतन आता है, ठीक है, बिलियन में, वहां ध्यान रखें ताप पर निर्भर करेगी। मीन्स ये वाली जो इकाइयां हैं ताप परिवर्तन से परिवर्तित होंगी। कि आप तापमान परिवर्तित करोगे तो ये इकाइयां परिवर्तित होंगी। और एक है ताप स्वतंत्र इकाइयां, मीन्स द्रव्यमान से संबंधित इकाई। देखो ताप परिवर्तन से परिवर्तित क्यों होती है, क्योंकि आयतन परिवर्तित होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। द्रव्यमान ताप स्वतंत्र इकाइयां मतलब द्रव्यमान से संबंधित इकाइयां। तो ध्यान रखें कि ताप परिवर्तन से द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। अतः मोलालिटी मतलब मोललता, ठीक है बच्चों। वेट परसेंटेज, मोल प्रभाज, वेट परसेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से
मूल प्रभाज हो गया, द्रव्यमान प्रभाज हो गया, ठीक है। और वेट बाय वेट ppm जो यूनिट होती है 10⁻⁶ ताप से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि तापमान बढ़ाओगे तो इन इकाइयों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस तरह से। और एक पॉइंट ये याद रखना है कि मोलल ठीक है यहाँ पर कि शुद्ध जल की मोललता और मोलरता, ठीक है। क्या क्या चीज? शुद्ध जल की मोललता और मोलरता एक समान है, और ये होती है 55.55, ठीक है, मोल पर लीटर या 55.55 मोल पर किलोग्राम। क्योंकि एक मोल ये दोनों एक गहन गुणधर्म है। एक लीटर जल में मोलों की संख्या या 1 किलोग्राम जल में, मतलब ये क्या है, ये क्या व्यक्त कर रही है? 1 लीटर जल में मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? जल की, ठीक है। 1 लीटर जल में जल के मोल, और ये है 1 किलोग्राम जल में जल के मोल। क्योंकि 1000 ml इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, क्योंकि घनत्व होता है उपमात्रा। इसलिए ध्यान रखें मोलरता और मोलरता दोनों। दूसरा है कि जल की मोलरता या मोलनता, जल की मात्रा बदलने से नहीं बदलता। मतलब हम ये कहें कि अगर 1 ml जल है तो भी मोलरता यही लिखी जाएगी 55.55 और मोलरता लिखी जाएगी 55.55। और 1000 ml भी है तो भी लिखी जाएगी मोलरता 55.55, मोलरता लिखी 55.55। मतलब जल की मात्रा बदलने से मोलरता हो या मोलरता जल की नहीं बदलती, क्योंकि ये गहन होता है। बात क्लियर है। और एक होता है कि मोलर विलयन, मोलल विलयन से अधिक सांद्र होते, जब घनत्व जो है 1 ग्राम पर है। क्योंकि मोलर विलयन में अगर हम विलय, मतलब ये होता है कि विलय की मात्रा विलायक के सापेक्ष ली जाए तो मोलर विलयन में विलय की मात्रा, मतलब विलायक जो लेंगे, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, कम होगा ये। क्योंकि हम टोटल 1 लीटर जो 1 किलोग्राम के बराबर होगा, 1 किलोग्राम विलयन में विलायक के मोल घटा देंगे ना, तब बचा हुआ विलायक का द्रव्यमान निकलेगा। तो विलायक की मात्रा, मतलब ये जो होगा ये हो जाएगा 1000 बटा विलायक की मात्रा, ठीक है। तो विलायक के एक निश्चित आयतन के सापेक्ष विलायक की मात्रा अगर हम मोलर विलयन में निकालेंगे तो वो ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि मोलर विलयन का कुल वजन हो गया 1000 ग्राम, उसमें से विलायक की मात्रा हटा दो तो बचेगी कितनी? कम मात्रा बचेगी, विलायक का द्रव्यमान कम होगा क्योंकि 1000 में से विलायक की मात्रा घटाओगे। जबकि मोलल में क्या होगा, देखो आप कि मोलल अगर आप लोगे तो मोलर में विलायक की मात्रा
मात्रा और बटा 1000 ही होगा, क्योंकि यहाँ जल जो विलायक है वो हमेशा 1 किलोग्राम ही लिया जाएगा। तो 1 किलोग्राम विलायक के सापेक्ष विलय की मात्रा निकालेंगे तो मोललता में विलय की मात्रा कम आएगी विलायक के सापेक्ष, जबकि मोलरता में विलायक के सापेक्ष विलय की मात्रा ज्यादा आएगी। इसलिए हम कहेंगे कि मोलर विलयन जो होते हैं वो मोलल विलयन से अधिक सांद्र होते हैं। बस इतना सा ये पॉइंट काम का था तो मैंने बता दिया। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से ये पढ़ना। ओके, तो कुल मिला के ये था हमारा किससे संबंधित, विलयन की रस समीकरणमिति का मैटर। ओके, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट यूनिट में। ये यूनिट फिनिश हो गई है। अच्छा, इसमें तुल्यांक की भार और बताना है तो वो अलग से बता दूंगा, ठीक है।